हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपको पता है कि इस चैनल पे मैथ्स बोर्ड पे हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा और शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप पूरा का पूरा, अब तक जो सेशंस मैंने लिए हैं ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आसानी से एक जगह पर इकट्ठा मिले तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप शेयर भी करिए। तो चलिए बिना कोई भी देरी किए हुए हम करते हैं आज के सवालों की शुरुआत। क्लास है 5, 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पे जा करके आप ज़रूर उनको देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। बहुत ही प्यारा सवाल है। ए और बी किसी कार्य को 18,750 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, कोई कार्य है उसको 18,750 में करने के लिए तैयार होते हैं। ए और बी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। यदि सी की सहायता से उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं तो सी को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, और कहा गया है कि सी की सहायता से वे दोनों मिल करके 8 दिन में कर पा रहे हैं। तो सी की सहायता से यानी कि कहने का मतलब कि ए और बी तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और सी की मदद भी ले रहे हैं, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कौन कौन कितने दिन में काम कर रहा है। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और ए बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर पा रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ये हम क्या बात कर रहे हैं, ये हम एलसीएम विधि की बात कर रहे हैं, एलसीएम विधि। ये आपने पढ़ा होगा, बात समझ में आ रहा है। ठीक, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, फिर भी मैं पूरा डिटेल में ही बता रहा हूँ। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 120। ठीक, अब ये जो 120 आता है ये क्या हो गया, ये हो गया कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों एफिशिएंसी। क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता। ठीक है, 20 का कितने बार में जाएगा तो 120 आएगा, 20 इंटू 6। 30 को कितने से गुणा करेंगे, 120 आएगा 4, और 8 से कितने बार में करेंगे तो 120 आएगा 15 बार में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए और बी की तो हमें एफिशिएंसी पता है, लेकिन हमको सी की एफिशिएंसी नहीं पता है। तो कैसे पता करेंगे, ए और बी कितना है, ए हो गया 6, बी हो गया 4, तो सी का कैसे होगा, 6 + 4 कितना हो गया, 10। 10 को हम इधर भेजेंगे तो 15 - 10 कितना हो जाएगा, 5। मतलब सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ गई, 5। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है तो इसको ऐसे भी बता दे रहे हैं। ए बी और सी की जो क्षमता दे करके रखी है कितना है, 15। ए और बी की क्षमता कितनी है, ये हो गया, ए का 6, बी का 4, तो दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 10। 10 + सी बराबर हो गया 15, यानी कि सी की क्षमता कितनी हो गई, 5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, एक बात आपको समझ में ये पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो बता देते हैं कि जहाँ पर भी मुद्रा के बारे में बात करें, ठीक है, रुपीज़ के बारे में बात करें कि किसको कितने रुपए मिले। मान लो कि जैसे यहीं पे ही 3 लोग हैं, 3 लोग क्या कहते हैं, उन्होंने कोई काम किया और उनको मान लो कि क्या कहते हैं, कोई राशि मिल रही है। ठीक, तो जैसा कि इस केस में है तो हम क्या करेंगे, उन तीनों का हम अनुपात ले लेते हैं, किस चीज़ का, एफिशिएंसी का। किसका अनुपात लेते हैं बेटा, एफिशिएंसी का। और जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही कुल मिला के किसका अनुपात होता है, वही अनुपात होता है बेटा कुल मिला करके उनको मिलने वाले मुद्रा का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मतलब जिस अनुपात में उनकी क्षमता होगी उसी अनुपात में उनको पैसे दिए जाएंगे। बात समझ में आया। तो इसीलिए हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए को कितना एफिशिएंसी है, बी का कितना है 4, और सी का कितना आ गया बेटा 5।
मतलब उनको जो मुद्रा मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, वो किस अनुपात में मिलेगा? 6, 4 और 5 के अनुपात में। बात समझ में आया? अब सीधे सीधे देखो सवाल हो गया है बिल्कुल ख़त्म। कितना है टोटल? 18,750। ठीक है, ये है 18,750 जो है कुल कितने का योग है? 6, 4, 10 और 5, 15। 15 यूनिट का मान है। हमें पता किसके बारे में पता करना है? 5 के बारे में, तो यहाँ 5 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ रहा है? 5 का कितने बार में, या सीधे सीधे देखो ऐसे करते हैं। 15 का एक बार में 15, ठीक है 37। 15 का 2 बार में 30, ठीक है 75, यानी कि 15 का 5 बार में 75। बात समझ में आया? और ये 0 का 0। ये बस आपके बेसिक मैथमेटिकल स्किल है और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, 1250 इंटू 5 कर देंगे तो 6, 2, 5, 0 करके आ जाएगा आंसर। ऑप्शन क्रमांक बी देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको अच्छे तरीके से बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि जिस अनुपात में एफिशिएंसी क्षमता होती है, उसी अनुपात में जो पैसे मिलने होते हैं वो भी उसी अनुपात में होते हैं। तो इसीलिए हमने एफिशिएंसी के अनुपात को देखा और वही हमारा किसका अनुपात हुआ? पैसे का। और हमने क्या कहते हैं, सिंपल वो विधि लगा करके निकाल लिया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखो, ये वही सवाल हैं जो कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं, पेन और कॉपी लेके इसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चैप्टर की, उसको तो आप करते ही रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक दिशा मिलेगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, चलो देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। गोलार्ध का आयतन ज्ञात करें यदि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो हेमिस्फीयर के बारे में आपको एक बात तो पता होगी। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा। हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? स्फीयर का आधा। तो अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए, यानी कि आयतन, वो कितना होता है? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2/3 पाई इंटू r³। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये इसका बाहर का। ठीक है, इसमें दो तरह से आप देखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया वाला हिस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जैसे मान लीजिए जो कटोरी होती है, ठीक है, कटोरी का जो ये बाहर का जो पूरा जो एरिया है, हम उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, क्लियर? तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा कितना होता है? ये होता है 2πr²। ठीक है, 2πr²। और अगर बात करेगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है ये हो गया 2πr²। और ये एक ऊपर एक गोल जैसा रहता है, इसका भी हिस्सा क्या, इसका एरिया होता है πr²। क्लियर? क्योंकि सर्कल का क्या होता है बेटा? πr²। इसका है 2πr²। तो दोनों को प्लस कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 3πr²। ये ज़रूरी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर के लिए। क्लियर? अब सीधे सीधे अपने को फॉर्मूले में रखना और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो 2/3 पाई को रखे रहना है क्योंकि सभी में पाई दिया है। r³ यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 27। 3 का जाएगा 9 बार में, 2 × 9 कितना हो गया? 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। ध्यान से देख लो। ठीक है, आपको एक सवाल के साथ कई सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। अगला सवाल बच्चों देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा है। नंबर सिस्टम के ऊपर सवाल है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा 12 कम है 42 के आधे से, तो संख्या का 1/4 ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, ये सारे सवाल वही हैं जो पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि संख्या है x। ठीक है, संख्या का 8वां हिस्सा मतलब कि 1/8 किसका? इस संख्या का। कितना कम है? 12 कम है। किससे? 42 के आधे से। 42 का आधा कितना होता है? 21। तो कुल मिला के कितना आ गया? 9। यानी कि x बराबर कितना हो गया? 8 उधर चला जाएगा, यानी कि 9 × 8 कितना हो गया बेटा? 72। लेकिन 72 नहीं बोला, देख रहे हैं ऑप्शन में 72 भी दिया है, तो हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, बोला ये है कि हमें संख्या का 1/4 पता करना है। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा इसका 18। बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी।
तो इससे ये पता चलता है कि सवाल को हड़बड़ी से नहीं करना है और पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑप्शन आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं कि पहले ही ऑप्शन में अगर आपको आपके सोचा हुआ अगर आंसर मिल जाता है तो तुरंत टिक कर देना है। ऐसी गलती नहीं करना है, हड़बड़ा के नहीं, शांति से पेशेंस के साथ करना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को पढ़िए। ये एक छोटे सुई की तरह ये सवाल है, दिखने में हल्का फुल्का लग रहा है लेकिन गलती करने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, एक बार सवाल को पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का ये है। किरण की शादी जो है 20 वर्ष पूर्व हो जाती है। यदि किरण की वर्तमान आयु उसके शादी की आयु की 11/7 गुना है तो 10 साल के बाद किरण की आयु कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, 2 से 3 लाइन में आप कर लेंगे। ध्यान से सुनो क्या दिया है। देखो, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना, कितना है, 11/7 गुना है किसका, उसके शादी की आयु। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। यदि किरण की वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु, शादी की आयु मतलब जो पुरानी आयु है। ठीक है, पुरानी आयु। ठीक, ये यहाँ पे बेटा दिया हुआ है। अगर मैं चाहूँ सीधे सीधे एक लाइन में लिख दूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मेरा ये मानना है कि आपको चीज़ें सही से समझ में आनी चाहिए। तो देखो, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्तमान आयु, आपको इतना लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी पहली बार इसको इस तरह के सॉल्यूशन को देख रहे हैं, वर्तमान आयु अनुपात पुरानी आयु, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/7। मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब यही दिया गया है कि वर्तमान आयु और पुरानी आयु के बीच में आप देख सकते हैं कितने का गैप है, 4 यूनिट का गैप है। ठीक है, और क्या यही दिया गया है कि वर्तमान आयु और पुरानी आयु के बीच में कितने का गैप है, 20 वर्ष। भाई आज वर्तमान है और इसके पहले जो आयु था वो कितना पुराना दिया है, 20 साल पुराना। तो 4 यूनिट का मान जो है ये 20 वर्ष दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितना हो गया, अगर 1 का मान 5 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 का मान हो जाएगा 55 वर्ष। ठीक है, ये हो गई वर्तमान आयु। अब पूछा है कि 10 साल के बाद कितना होगा आयु, यही पूछा है ना। तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 55 में 10 और जोड़ दो, सीधे सीधे 65 वर्ष। देख रहे हैं, तो ये जो मैंने बताया है ये बस आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया है। एक्चुअल सॉल्यूशन बस ये है। ठीक, अगर आप इसका बेसिक भी करना चाहते हो तो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। बेसिक इसका जो है वो क्या है ये भी बता दे रहा हूँ। हमेशा बच्चों याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक से ही चीज़ें हों। शॉर्ट ट्रिक बन जा रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा तो आपको बेसिक क्लियर रहना चाहिए। देखो कैसे बोलते हैं, मान लेते हैं कि जो किरण की वर्तमान आयु है वो क्या है, x। ठीक है, आपको ये तब करना है जब आपके दिमाग में ये चीज़ मान लीजिए क्लिक ना हो पा रही हो, हालांकि ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। बोला है कि किरण की शादी जो है 20 साल पहले हो जाती है, वर्तमान में उसकी जो आयु है 11/7 गुना है उसकी 20 साल पहले की आयु के। ठीक है, तो बताना है कि 10 साल बाद क्या होगा। मान लेते हैं कि वर्तमान आयु कितना है, x। ठीक है, तो यही दिया है कि ये जो x है ये 11/7 गुना है उसकी आयु 20 साल पहले। तो वर्तमान आयु ये है, इसमें 20 साल पहले यानी कि -20 कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 7x बराबर 11x - 220, यानी कि -4x बराबर -220, यानी कि x बराबर हो गया 55। अगर ये क्या हो गया, ये आ गई वर्तमान आयु, इसमें 10 और जोड़ेंगे तो 10 साल बाद की आयु आ जाएगी। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये तरीका वो तब है जब आपको क्या कहते हैं, ये तरीका दिमाग में क्लिक ना हो रहा हो। हालांकि ऐसा होता नहीं चाहिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इस चीज़ में उतना निखार आएगा। क्लियर है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सेशन बेटा अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों। 36 सेंटीमीटर लंबाई व 16 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार शीट से 3 गोलाकार प्लेटें जिनकी त्रिज्या 6, 4 व 2 सेंटीमीटर है निकाली जाती हैं। यदि बची हुई शीट का क्षेत्रफल एक वर्ग यानी कि स्क्वायर के क्षेत्रफल के समान है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मतलब मैं आपको एक मोटा मोटी हिसाब किताब बता देता हूँ कि कोई मान लीजिए कोई एक मेटेलिक शीट है। ठीक है,
कोई मेटलिक शीट है, वो कितना है बेटा 36 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और चौड़ाई बेटा कितनी है, वो है 16 सेंटीमीटर। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इससे 3 गोलाकार शीट यानी कि 3 सर्कुलर प्लेट बनती हैं, ठीक है। मान लीजिए 1, ठीक है, 2 और एक और 3। इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए कि क्या कहते हैं, इस तरह से ये कुछ होगा, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का, ये कुछ 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि इस तरह से ये 2 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो पूछा है कि जो बचा हुआ जो एरिया है, बचा हुआ एरिया मतलब कि क्या, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो एरिया जो बच जाता है ये एक वर्ग के बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल है। तो पूछा है कि फिर जो स्क्वायर बन रहा है बचे हुए मेटल शीट से, उसके वजह से जो स्क्वायर बनेगा उसका भुजा यानी कि लेंथ ऑफ साइड क्या होगी सेंटीमीटर में। आई होप आपको सवाल का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की तरफ कि कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, आसान सा सवाल है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। टोटल एरिया निकाल लीजिए। टोटल एरिया में से ये जो भी ये सर्कल बने हैं इनके एरिया को माइनस कर दीजिए। तो जो भी एरिया बचेगा वही क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग हमको पता है कि कितना होता है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो कि क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ही है। यही तो बोला गया है, बचा हुआ हिस्सा क्या है, स्क्वायर के एरिया के बराबर है यानी कि वर्ग के एरिया के बराबर है। तो वो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा बेटा टोटल एरिया यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया किसका, रेक्टेंगल का, माइनस इन तीनों के एरिया का सम, माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 3, ठीक है। अब आइए इस सवाल को उड़ाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 36 इंटू 16 माइनस, अब यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई 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 सब में कॉमन होगा, तो पाई हम बाहर रख देते हैं, अंदर में स्क्वायर कर देते हैं। पहला कितना है 6 का स्क्वायर हो गया 36, दूसरा कितना है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर 16, तीसरा कितना है 2 सेंटीमीटर तो स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 16 प्लस 4 हो जाएगा 56 के बराबर, यानी कि माइनस पाई इंटू कितना हो जाएगा ये 56। पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है बेटा, ये लेना है 22/7। सॉल्व कर देते हैं तो 22 इंटू 7 इंटू 56, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का करेंगे 8 बार में यानी कि 22 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। ये हो जाएगा 36 इंटू 16 हो जाएगा बेटा, ये बस आपकी कैलकुलेशन है। 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 18, 8 3 11, 216, 6 1 7 3 2 5, मतलब 576 माइनस 176 यानी कितना हो गया बेटा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं, कुछ आपको अलग से नहीं करना है, बस ये इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है, ये बाकी तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा होता है ए स्क्वायर बराबर दिया गया है अगर 400, तो साइड कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया आंसर। बात समझ में आया, क्लियर है, देख लो अच्छे तरीके से, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना बना रहे, ठीक बेटा। सेशन अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर सेशन को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। इसी तरह से लगातार सेशंस चलते रहेंगे। और आपका कोई भी डाउट अगर होता है किसी भी चैप्टर को लेकर के, या आपको कुछ चीज़ पूछनी है, किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, कैसा भी कुछ भी, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर वो बताऊँगा, भले मुझे इसके लिए एक स्पेशल क्लास लानी पड़े। क्लियर, ये पूरा का पूरा सेशन फ्री रहेगा, इसमें एक भी पैसा नहीं लगना है। चलिए देखिए, अगला सवाल जो है बेटा वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के ऊपर है, ठीक है। देखते हैं क्या है, पूछा गया है 5 सही 1/2 वर्ष के बाद
₹4750 बढ़कर ₹6840 हो जाता है। तो बोला है कि ब्याज दर ज्ञात करें। बेटा देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल आप इन सब सवालों को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 के फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग से उसमें कुछ दिमाग वगैरह लगाने की, अपना समय खपत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। ठीक है, सिंपल से हम इस पर रख देते हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल, ये क्या है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बेटा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया गया है, 6840 माइनस कितना कर देंगे, 4750। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 2090 जो है ये आ जाएगा आपके पास साधारण ब्याज। अब सीधे सीधे आप इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। यहाँ पे कोई भी एक अलग तरीके से आपको ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत ना रहे तो वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2090, प्रिंसिपल कितना हो गया, 4750, इंटू रेट पता करना है तो रेट, टाइम कितना है बेटा, टाइम है 2, 5 सही 1/2 यानी कि 11/2 वर्ष, और डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं, 100। बात समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा बेटा 8%। ठीक, कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। चलो, ये देखो 0 से 0 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हैं, हाँ 5 का 2 बार में, और 5 9 जा 45, देन 25 हो गया, 5 5 जा। क्लियर, ये 11 से बेटा अगर तुम 2 बार में काटना चाहोगे, 11 से एक बार में 11, 99, 11 9 जा 99 और 0। ठीक है, 95 से काटोगे 2 बार में। क्लियर, तो कुल मिला के बच्चा क्या, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, ये 4 इधर चला जाएगा, तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, 8%। ठीक है, 8% पर एनम। बात समझ में आ रहा है, देख लीजिए, क्लियर है। ठीक, तो चलो बेटा, सवाल की तादाद जो है आज इतनी ही थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में मैं और सवाल लेकर के आऊँगा, और इसी तरह से हम चीज़ों को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।